पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी मेंगहाओ के अंदर बहती है, उसके कोर सी में घुस जाती है, उसको रोर और चर्न कराती है। उसके अंदर का डिमोनिक कोर लगता है जैसे अब डाओ पिलर बनने वाला है। जब डाओ पिलर बन जाएगा, मेंगहाओ ची कंडेंसेशन से ब्रेक थ्रू करके असली कल्टीवेशन की दुनिया में पहुंच जाएगा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। अब आगे समय धीरे धीरे बीतता जाता है। आधा महीना निकल जाता है। एक रात पूर्णिमा का चांद सबसे ज्यादा चमक रहा है। तारे भी उसके सामने फीके पड़ गए हैं। चांद की रोशनी पूरे जमीन पर सिल्वर लाइट बिखेर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चमक रही है उन वैलीज पर, खासकर उस वैली पर जहां मेंगहाओ है। जैसे ही चांद की रोशनी मिस्ट पर पड़ती है, वो मिस्ट सीधे होने लगती है, धीरे धीरे एक वोर्टेक्स की तरह घूमने लगती है। वैली के बाहर 7 कल्टीवेटर्स इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट है। वे वैली के मिस्ट को घूर रहे हैं, चेहरे पर एंटिसिपेशन। टोड गीजर धीरे से बोलता है, वक्त आ गया है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, मिस्ट के अंदर से एक अजीब सी गर्गलिंग आवाज आती है। आवाज पहचान में नहीं आती, लेकिन कान तक पहुंचती है तो सीधा दिल को छेद जाती है। क्रैकलिंग साउंड्स गूंज उठती हैं और मिस्ट वैली के अंदर से और भी ज्यादा रॉयल होने लगती है। कुछ वक्त बीतता है। गर्गलिंग आवाज और तेज हो जाती है। क्रैकलिंग के बीच मिस्ट घूमते हुए एक जायंट वर्लपूल बन जाती है। वर्लपूल के एजेस क्लिफ वॉल्स में घुस जाते हैं और वो पत्थर पिघलने लगते हैं। लिक्विड रॉक नीचे टपकने लगता है। इसी वक्त वॉर्टेक्स के अंदर से एक लाल रस्सी निकलती है। वो रस्सी एक आदमी के बाजू जितनी मोटी है और इतनी लाल जैसे लाखों लोगों के खून से रंग गई हो। वॉर्टेक्स और रोप दोनों घूम रहे हैं। एक ड्रोनिंग साउंड पूरे एरिया में गूंज उठती है। जैसे ही रोप दिखाई देती है, 7 लोगों में नई जान आ जाती है। टोड गीजर की आंखें चमक उठती हैं। वो अपनी जुबान काटकर खून थूकता है, साथ ही एक इनकैंटेशन जेस्चर करता है और अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक ब्लैक मेटल का टुकड़ा निकालता है। बाकी 6 लोग भी वही करते हैं, खून थूकते हैं और ब्लैक मेटल फ्रैगमेंट्स निकालते हैं। लगता है ये प्रोसेस इनके लिए रूटीन है, जैसे पहले भी कर चुके हैं। उनका खून वॉर्टेक्स में घुस जाता है और तभी वॉर्टेक्स घूमना बंद कर देता है, लेकिन रोप अभी भी घूम रही है। 7 के ब्लैक मेटल चिप्स हवा में घूमकर एक बड़ी सी ब्लैक ब्रॉड सोर्ड बन जाते हैं। वो सोर्ड वैली के ऊपर तैरती है, सीधा रेड रोप की तरफ पॉइंट करती है और रोप भी घूमना बंद कर देती है। टोड गीजर जोर से चिल्लाता है, आगे बढ़कर दोनों हाथों से रेड रोप पकड़ लेता है, बिना डरे, चाहे वो रोप खून से भीगी हुई लग रही हो। बाकी 6 लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं। सब मिलकर अपनी ताकत लगाते हैं रोप खींचने में। एक जबरदस्त रोर एरिया में गूंज उठता है। रोप धीरे धीरे वॉर्टेक्स के अंदर से बाहर आने लगती है। 30 मीटर निकल आती है। जैसे जैसे रोप निकलती है, एक काला सी पूरे एरिया में फैल जाता है। आखिर रोप मेंगहाओ की केव तक पहुंच जाती है, उसको भी कवर कर लेती है। टोड गीजर बोलता है, 300 मीटर पर जेड स्पिरिट स्टोन मिला था, 600 मीटर पर टॉक्सिक मियास्मा, लास्ट टाइम 900 मीटर खींच के स्टोन सील्ड बीस्ट मिला था। आज हम फुल पावर लगाकर 1500 मीटर खींच के दिखाएंगे। एक और कल्टीवेटर बोलता है, बिल्कुल, हमारे क्लैन की एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर हम 1500 मीटर निकाल लें तो पहला सील खुल जाएगा और क्लैन का एंसेस्ट्रल स्पिरिट जग जाएगा। वो पॉइजन फाउंडेशन बनेगा और हमारी कल्टीवेशन बेस एक और लेवल ऊपर चली जाएगी। 7 की आंखें चमक उठती हैं और सब मिलकर रोप खींचते हैं। वॉर्टेक्स का बॉटम नहीं दिख रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है रोप का कोई एंड ही नहीं है। हर खींच पर वैली की जमीन हिल जाती है, जैसे रोप अर्थ के कोर से जुड़ी हो। बड़े बड़े धमाके होते हैं और टॉक्सिक मियास्मा निकलता है। जैसे ही 900 मीटर रोप निकल जाती है, अचानक एक अजीब सी बदबू, जैसे सड़ी हुई मछली, वॉर्टेक्स के अंदर से निकलती है। ऐसी बदबू पहली बार आई है। 7 के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन रोप के आसपास का एरिया नेचुरली प्रोटेक्टेड है। मियास्मा या बदबू का कोई असर नहीं। 7 के चेहरे पे पेलपन आ जाता है, लेकिन वे दांत भींचते हैं और फिर से रोप खींचते हैं। 1350 मीटर, 1380 मीटर, 1400 मीटर। अब सब लोग जोर जोर से सांस ले रहे हैं। उनकी कल्टीवेशन बेस की 70-80% ताकत खत्म हो चुकी है। बिना सोचे समझे सब मेडिसिनल पिल्स खा लेते हैं और फिर से रोप खींचते हैं। 7 में से 5 खून थूक देते हैं। अब सिर्फ टोड गीजर और दूसरा 9th लेवल कल्टीवेटर बचे हैं। दोनों कांप रहे हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। टोड गीजर जोर से चिल्लाता है, मैं अपनी लिमिट पर हूं। वो अपनी जुबान का टिप काटकर और खून थूकता है। तभी एक ब्लैक बीम ऑफ लाइट वैली के एज से निकलती है। एक बड़ा सा टोड बन जाता है जो रोप को अपने मुंह में दबा लेता है। जैसे ही वो टोड रोप को काट लेता है, उसका शरीर सूखने लगता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। फिर एक सेंटीपीड निकलता है और कई ह्यूमन साइड स्पाइडर्स भी। सब रोप खींचने में लग जाते हैं। बड़ा बोल्डर जिसमें बर्ड स्केलेटन था, वो भी उड़कर आता है।
अपनी रोशनी से रोप खींचने में मदद करता है। 1430 मीटर, 1407 मीटर, 1490 मीटर। बदबू और तेज हो जाती है। अब तो कॉर्प्स की स्टिंक भी आ रही है। लगता है रोप बस 1500 मीटर निकालने वाली है। तभी व्हर्लपूल से एक तेज चीख निकलती है, हवा को चीर देती है, एकदम विकेटनेस से भरी हुई। चीख और तेज हो जाती है, लगता है जैसे उम्मीद से भरी हो। लेकिन अभी भी बस 10 मीटर बाकी हैं 1500 मीटर के लिए। सातों के पॉइजन बीस्ट एक एक करके फट जाते हैं और मर जाते हैं। जैसे ही वे मरते हैं, सातों के चेहरे पे और भी सफेदी आ जाती है। रोप अचानक उनके हाथों से छूट जाती है और वॉर्टेक्स के अंदर वापस चली जाती है। अगर वे छोड़ते नहीं तो साथ में खुद भी खींच लिए जाते। सातों चुपचाप देखते हैं रोप को वापस जाते हुए। तो छोड़ो, अगले महीने फिर ट्राई करेंगे। बिल्कुल, एक दिन आएगा जब हम 1500 मीटर रोप खींच लेंगे। मैं भी अपनी कल्टीवेशन बेस में ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। जैसे ही 9वें लेवल पर पहुंच गया, पक्का सफल हो जाएंगे। तभी एक बोलता है, वो आउटसाइडर भी 9वें लेवल का है। दूसरा बोलता है, और कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ। वो आउटसाइडर तो मियास्मा से अब तक मर चुका होगा। चाहे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट भी हो, बिना हमारे ब्लड लाइन के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। सातों थोड़ी देर और बात करते हैं, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मिस्ट वैली में 3 दिन तक रॉयल होती रहती है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी वापस थिक होने लगती है और मियास्मा भी डिसिपेट हो जाता है। अंदर इमॉर्टल्स केव में मेंग हाओ ठंडी आंखों से सब कुछ देखता है। लाइटनिंग फ्लैग के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोटेक्शन में उसने 3 दिन तक सब कुछ क्लियरली देखा। मियास्मा का तो लाइटनिंग फ्लैग ने आसान ही कर दिया। मेंग हाओ को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वो सोचता है, ये लोग समझते हैं मैं मर गया हूं। अच्छा है। उसकी आंखों में एक चमक है। वो सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर की वजह से है या डिमोनिक कोर की वजह से। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अपना सिर झुकता है, एक और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल उठाता है और फ्राउन करता है। अब उसको शक होने लगा है, क्या सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का मेथड असली है या पेट्रियार्क रिलायंस ने अपने डिमोनिक कल्टीवेशन के हिसाब से बदल दिया था। कुछ कह नहीं सकता। मेंग हाओ की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल खाता है और आंखें बंद करके मेडिटेट करता है। उसका कोर सी जोर से रोर करता है, सीधे करता है, चर्निंग करता है, जैसे डाउ पिलर बन रहा हो। लेकिन यह बहुत मुश्किल है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहा। कह सकते हैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ही पहला असली हर्डल है जो कल्टीवेशन की असली राह पर क्रॉस करना पड़ता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल सिर्फ 10% तक चांस बढ़ाता है। चाहे उसने ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन अचीव कर लिया हो, उसकी लेटेंट टैलेंट भी इंक्रीज हो गई हो, फिर भी यह काम आसान नहीं है। समय बीतता जाता है। पलक झपकते ही 3 महीने और निकल जाते हैं। हर फुल मून पर वे 7 लोग फिर से रेड रोप खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार वे मेंग हाओ की इमॉर्टल्स केव तक भी आते हैं उसकी लाश लेने, लेकिन केव पैट्रियार्क रिलायंस के लाइटनिंग फ्लैग से प्रोटेक्टेड है। इन छोटे मोटे ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स की औकात नहीं कि अंदर घुस सकें। अब तो उन्हें शक होने लगा है कि मेंग हाओ सच में मर गया है या नहीं। और 3 महीने निकल जाते हैं। आधा साल हो गया। उन्होंने मेंग हाओ की एक झलक भी नहीं देखी। अब तो उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि वो मर चुका है। लेकिन मेंग हाओ, उसको भी नहीं पता कितने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स खा चुका है आधे साल में। हर बार फेल होता तो एक और पिल खा लेता। आखिर में तो एक साथ 2-2 पिल्स भी ट्राई किए। इस दौरान पॉइजन भी 2 बार फ्लेयर हुआ, लेकिन मेंग हाओ रेडी था। उसने हैंडल कर लिया, फिर वापस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ट्राई करता रहा। इतनी तकलीफ भरी स्ट्रगल में 1 और महीना निकल जाता है। एक रात मेंग हाओ बैठा होता है। उसके दिमाग में एक जोर की गूंज उठती है, जैसे थंडर की तरह। उसके अंदर गोल्डन कोर सी एक जबरदस्त रोर करता है। गोल्ड लाइट उसके शरीर में फैल जाती है। लगता है जैसे वो खुद सोना बन गया हो। वो आंखें बंद करके मेडिटेट करता है। पूरा ध्यान डाउ पिलर बनाने पर लगा देता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करने पर। उसके कोर सी के अंदर डिमोनिक कोर तेज घूम रहा है। लगता है अब मेल्ट होने वाला है। पिछले 1 साल में यह बहुत बार हुआ है। मेंग हाओ को अब क्लियरली समझ आ गया है, अगर उसके अंदर यह डिमोनिक कोर नहीं होता तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बहुत आसान होता। ये डिमोनिक कोर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही उसने ग्रेट सर्कल ऑफ क्वी कंडेंसेशन भी कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए उसके लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कल्टीवेटर से ज्यादा मुश्किल है। जब भी डाउ पिलर बनने लगता है, डिमोनिक कोर उसको डिस्टर्ब कर देता है और वो टूट जाता है। अभी भी गोल्डन लाइट उसके कोर सी से निकल रही है। पानी जमने लगता है। धीरे धीरे एक बड़ा डाउ पिलर बन रहा है। लेकिन फिर डिमोनिक कोर तेज घूमता है। कोर सी फिर से हिल जाता है। डाउ पिलर टूट जाता है। मेंग हाओ की आंखें जल उठी हैं। वो बोलता है, फिर से
बिना डरे वो हाथ उठाता है और एक साथ 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स निकल जाता है। मेंग हाओ सोचता है, ये डिमोनिक कोर रुकता ही नहीं, इसी वजह से मेरा कोर सी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में नहीं जा पा रहा, डाओ पिलर बन ही नहीं पा रहा। मुझे डाओ पिलर बनाना ही होगा, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अचीव करनी ही होगी, डिमोनिक कोर को रोकना होगा और उसके लिए और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स उसके मुंह में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर का ब्लास्ट होता है। यह पावर मेंग हाओ के कोर सी में घुस जाती है, जो अभी कंडेंस हो रहा था, लेकिन डिमोनिक कोर ने फिर से डिस्टर्ब कर दिया था। इतनी ज्यादा पावर आती है कि कोर सी एकदम गोल्डन लाइट से चमक उठता है। डिमोनिक कोर, जो लगता था कभी रुकेगा ही नहीं, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। कोर सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अब खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक जोर का रोर सुनाई देता है, जो डिमोनिक कोर को फिर से स्पिन होने से रोक देता है। अब डिमोनिक कोर रुक गया है, बिल्कुल स्टिल। तभी कोर सी के अंदर पॉपिंग साउंड्स आती हैं, जो मेंग हाओ के पूरे शरीर में गूंज उठती हैं। उसका कोर सी ऐसा लगता है जैसे एकदम जम गया हो, फ्रीज हो गया हो। सिर्फ कुछ सांसों में वो पूरा सॉलिड बन जाता है। इसी पल ऐसा लगता है जैसे मेंग हाओ की जिंदगी खत्म हो गई हो। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, बॉडी कांपने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है। वो गहरी सांस लेता है और उसके दिमाग में सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का चीक कंडेंसेशन मैनुअल घूम जाता है। सॉलिडिफाइड कोर सी धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। वो छोटा होता जाता है और धीरे धीरे एक डायमंड शेप्ड क्रिस्टलाइन रॉक बन जाता है, जिसके अंदर डिमोनिक कोर बंद है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी और भी नीचे गिरती है और कोर सी वापस इमर्ज हो जाता है। जैसे ही वो वापस आता है, फिर से श्रिंक होने लगता है और एक और डायमंड शेप्ड क्रिस्टल रॉक बन जाता है। फिर स्पिरिचुअल एनर्जी आती है और ये प्रोसेस रिपीट होता है। मेंग हाओ को पता है ये प्रोसेस बहुत टाइम लेगा और बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए उसने ये वैली सिलेक्ट की थी। वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है और भी मेडिसिनल पिल्स खाना शुरू कर देता है। बार बार उसका कोर सी रिप्लेनिश होता है, फिर सॉलिडिफाई होकर डायमंड शेप्ड क्रिस्टलाइन रॉक बन जाता है। मेंग हाओ को समय का पता ही नहीं चलता। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। स्प्रिंग चली गई, ऑटम आ गया, फिर सर्दी आ गई। 1 साल हो गया जब से मेंग हाओ इमॉर्टल्स केव में मेडिटेशन कर रहा है। हर पूर्णिमा को वे 7 कल्टीवेटर्स आते हैं रेड रोप खींचने। उनका बेस्ट एफर्ट सिर्फ 499 मीटर तक ही पहुंच पाता है, 1 मीटर कम रह जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वे नोटिस करते हैं कि वैली में स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन यह सब मेंग हाओ अब्सॉर्ब कर रहा है, पर उन्हें पता नहीं। वे एरिया सर्च करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उनके दिमाग में मेंग हाओ का नाम तक नहीं आता। 1 साल हो गया, उन्हें लगता है मेंग हाओ तो मर ही गया होगा। जिसका स्पिरिट स्नेक मरा था, वो अक्सर इमॉर्टल्स केव की तरफ ठंडी मुस्कुराहट से देखता है। उसके दिल में मेंग हाओ के लिए गहरी नफरत है। वो कई बार कोशिश करता है केव के अंदर घुस के मेंग हाओ के ट्रेजर्स लेने की, लेकिन कभी सफल नहीं होता। समय बीतता है, आधा साल और निकल जाता है। अब मेंग हाओ 1 साल और 6 महीने से मेडिटेशन में है। एक रात उसका कोर सी फिर से सॉलिडिफाई होकर डायमंड शेप्ड क्रिस्टलाइन रॉक बन रहा है। ये 100वां पीस है। एक जबरदस्त रोर होता है और वो 100 डायमंड शेप्ड रॉक्स धीरे धीरे फ्यूज हो जाते हैं। धीरे धीरे वो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन डाओ पिलर बन जाता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डाओ पिलर। जैसे ही डाओ पिलर बनता है, मेंग हाओ की सांसें शांत हो जाती हैं। उसकी आंखें धीमी हो जाती हैं। उसके अंदर के ऑर्गन्स धीरे हो जाते हैं। वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है। उसका खून भी रुक जाता है। पूरा शरीर लगता है जैसे सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया हो। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। मेंग हाओ जानता है ये प्रोसेस का दूसरा फेज है, रेकुपरेशन। वो क्रॉस लेगेड बैठा रहता है। दिमाग में सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर की आवाज गूंज रही है। वो एक अजीब स्टेट में चला जाता है। चाहे उसकी फ्लैश और ब्लड में कोई चेंज ना दिखे, अंदर ही अंदर सब बदल रहा है। उसका शरीर अब स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार हो रहा है। उसके ची पैसेजवेज बड़े हो जाते हैं। कोई स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेट नहीं कर रही, लेकिन वे अब और टफ, फर्म और स्मूथ हो गए हैं। उसकी हड्डियां भी अब कुछ जगह क्रिस्टलिन हो गई हैं। वो अब मॉर्टल नहीं रहा, बदल रहा है। ये चेंजेस उसके पूरे शरीर को हिला देते हैं। उसके बाल लंबे हो जाते हैं, हाइट भी बढ़ जाती है। अब उसके अंदर कोई कोर सी नहीं, सिर्फ एक गोल्डन डाओ पिलर है। एक फ्लैट सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो चमकता नहीं, लेकिन डार्क और थोड़ा अकेला सा लगता है। वो वहीं तैर रहा है जहां पहले कोर सी था। अगर ध्यान से देखो तो डाओ पिलर के बीच में मेंग हाओ का डिमोनिक कोर फ्यूज्ड है। वो बिल्कुल स्टिल है, डाओ पिलर के साथ परफेक्ट फ्यूजन में। उसका दिल नहीं धड़क रहा, खून नहीं बह रहा, ची पैसेजवेज मोशनलेस हैं, ची गायब है। मेंग हाओ एक सूख चुका इंसान लगता है। डाओ पिलर भी वैसे ही स्टिल है। उसकी सारी चीज सक हो गई है
वो ऐसे ही आधा साल और बैठा रहता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक थ्रू करने में उसको 2 साल लग जाते हैं। अगर कोई कल्टीवेटर ये जाने तो शॉक हो जाए। यूजुअली किसी को हाफ ईयर लगता है या कुछ महीने। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं लगती जितनी मेंग हाउ ने यूज की। उसने तो सब कुछ नॉर्मल से कई गुना ज्यादा खर्च दिया। आखिरी आधे साल के एंड तक मेंग हाउ का दाव पिलर हिलने लगता है। ये पहली चीज है जो उसके शरीर में मूव करती है। फिर उसका दिल धड़कना शुरू करता है। सब सिस्टम्स वापस चालू हो जाते हैं। खून बहने लगता है। ची पैसेजवेज ओपन हो जाते हैं। ची में लाइफ फोर्स आ जाता है। धीरे धीरे वो नींद से जागता है। अब डाओ पिलर गोल्डन लाइट से चमक उठता है और ये रोशनी तेज होती जाती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे अभी बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसकी आवाज इमॉर्टल्स केव में गूंज रही है। हर हार्ट बीट के साथ खून पूरे शरीर में फैल जाता है। ची बिलो हो जाता है। लगता है अब वो किसी भी पल आंखें खोल देगा। ये पावर सिर्फ आंखें खोलने के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर को जगाने के लिए है। ये अंदर घूमती है और उसके शरीर में ताकत भर देती है। इसी वक्त उसके अंदर का डाओ पिलर एक थंडरस रोर करता है। एक जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है। मेंग हाउ के ची पैसेजवेज फ्लैश, ब्लड और बोन्स में फैल जाती है। जैसे सूख चुके पेड़ में बसंत की जान आ गई हो, उसका शरीर जाग उठता है। उसकी ची स्ट्रांग हो जाती है और बहुत सारी गंदगी उसके पोर्स से निकल जाती है, जिसे एक खुशबूदार अरोमा रिप्लेस कर देता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ने लगते हैं। वो अब बिल्कुल अलग दिख रहा है आधे साल पहले से। स्पिरिचुअल पावर फैलती है। उसके की पैसेजवेज पावर से भर जाते हैं। खून तेज बहने लगता है। उसका हार्ट बीट इतना तेज है कि इमॉर्टल्स केव हिल जाती है और उसकी आंखें, इसी पल वो आंखें खोल देता है। एक ब्लाइंडिंग लाइट उसकी आंखों से निकलती है। अगर कोई की कंडेंसेशन कल्टीवेटर देखे तो उसका दिमाग हिल जाए, कल्टीवेशन बेस डैमेज हो जाए। जब वो आंखें खोलता है, वैली की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ खींच जाती है। लगता है मेंग हाउ एक ब्लैक होल बन गया है। सारी एनर्जी उसके पोर्ट से डाओ पिलर में जा रही है, जो अब और भी ब्राइट हो रहा है। मेंग हाउ की छी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। पावर का फील उसके दिमाग में ब्लॉसम हो जाता है। उसको पूरा यकीन है सिर्फ हाथ उठाकर पूरी इमॉर्टल्स केव को कोलैप्स कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस उसके शरीर, दिमाग और कल्टीवेशन बेस से आ रहा है। उसका स्पिरिचुअल सेंस भी अब बहुत बड़ा हो गया है। ची कंडेंसेशन के ग्रेट सर्कल की वजह से उसका स्पिरिचुअल सेंस अब नॉर्मल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर से भी ज्यादा है। असल में उसका स्पिरिचुअल सेंस अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से भी आगे मिडिल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बराबर है। और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए स्पिरिचुअल सेंस ही सब कुछ है। मेंग हाउ की सांसें गूंज रही हैं। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जा रही है। डाओ पिलर और ब्राइट हो रहा है। जल्दी ही उसका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से चमक उठता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की ताकत ची कंडेंसेशन से कई गुना ज्यादा होती है। सिर्फ सोचकर वो 500 मीटर तक सब कुछ देख सकता है, जैसे सब उसके दिमाग में हो। यह है असली स्पिरिचुअल सेंस। एक नॉर्मल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर सिर्फ 200 मीटर तक स्पिरिचुअल सेंस भेज सकता है। मेंग हाउ धीरे से बोलता है, बिगिनिंग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, उसका चेहरा एनर्जी से भर जाता है। आंखों में ग्लो है। वो गहरी सांस लेता है। डाओ पिलर की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करता है। उसकी ताकत अब उससे 100 गुना ज्यादा है, जितनी वो आधे साल पहले पीक 13वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर यूज कर सकता था। और ये 100 गुना डिफरेंस 9वें लेवल से नहीं, 13वें लेवल से है। मेंग हाउ के लिए ये एक कंप्लीट अल्टीमेट चेंज है। इसी वजह से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को आसानी से कुचल देते हैं। की कंडेंसेशन का कोर सी 100 टाइम्स कंजील होकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डाओ पिलर बनता है। मेंग हाउ की पावर इस रात एकदम आसमान पर पहुंच गई है। यह कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। मेंग हाउ अपनी नई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पावर के साथ जब स्पिरिचुअल सेंस भेजता है तो उसको एक अजीब फीलिंग आती है, जैसे वो हेवन और अर्थ से कट ऑफ हो गया हो। वो फीलिंग उसको पहले भी मिली थी जब वो 10 या 13 लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर था, लेकिन अब ये फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे हेवंस उसकी कल्टीवेशन को टॉलरेट ही नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही उसको एक अलग ही पावर का एहसास होता है, जैसे ये स्टेट चाहे सब क्रिएशन से रिजेक्ट हो, लेकिन वो खुद लड़ रही हो और इसी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल बन गई हो। ये रेजिस्टेंस मेंग हाउ से नहीं, बल्कि उसके डाओ पिलर और अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी से आ रही थी। वो तुरंत समझ जाता है कि इस रेजिस्टेंस का सोर्स क्या है। उसने जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन और अर्थ से अब्सॉर्ब की है, उसमें से एक भी बूंद वापस बाहर नहीं जा रही और अब कोई नई एनर्जी भी अंदर नहीं आ सकती। हेवन अर्थ के साथ कोई साइकिल नहीं बन रहा, ये अलाउड ही नहीं है। साथ ही क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी उससे इमिट नहीं हो रही, वो कुछ अजीब इमटेरियल वेस्टेजेस देख पा रहा है।
अगर वो उन्हें पकड़ ले तो तुरंत और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये वेस्टेजेस हेवेंस को मंजूर नहीं है। सिर्फ वो कल्टीवेटर्स जो रिजेक्ट किए जाते हैं उन्हें देख सकते हैं और उनसे एनलाइटनमेंट ले सकते हैं। मेंग हाउ को तो नहीं पता, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन्हें डाउ टाबूज कहते हैं। हर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर इन्हें महसूस करता है। जब मेंग हाउ डाउ टाबूज को सेंस करता है तभी उसके शरीर में कुछ हिलता है। एक क्रैकिंग साउंड आती है। उसके डाउ पिलर पर एक फिशर आ जाता है। जैसे ही ये होता है मेंग हाउ खून थूक देता है और उसका वो स्पेशल स्टेट टूट जाता है। डाउ पिलर के क्रैक से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल जाती है। मेंग हाउ कुछ नहीं कर सकता। अब उसका शरीर फिर से हेवन और अर्थ से जुड़ गया है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी रश करके बाहर आ रही है, लेकिन जितनी उसने अब्सॉर्ब की थी उसके सामने ये कुछ भी नहीं। अब वो फिर से हेवन अर्थ के साइकिल का पार्ट है। जो वेस्टिजेस उसने अभी अभी देखे थे वो गायब हो जाते हैं। अब वो हेवन और अर्थ से रिजेक्ट नहीं बल्कि एक्सेप्ट हो गया है। उसके दिल में एक फ्लैश ऑफ वीकनेस आ जाता है। मेंग हाउ सिर उठाता है। उसकी नजर इमॉर्टल्स केव के बाहर आसमान तक जाती है। आंखों में एक नई चमक है। अब उसके पास है एक फ्लॉलेस फाउंडेशन जिसमें एक क्रैक है। इस सेंस में वो अब भी ज्यादा लोगों से बेहतर है। अगर क्रैक्ड फाउंडेशन होता तो वो और कमजोर होता, और फ्रैक्चर्ड फाउंडेशन में तो और भी ज्यादा क्रैक्स होते, पावर और भी कम हो जाती। मेंग हाउ धीरे से बोलता है, जब तक एक क्रैक है ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए हेवंस इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी है। वो सोचता है, दाव पिलर्स में क्रैक होने की वजह से चाहे मैं कितना भी कल्टीवेशन में आगे बढ़ जाऊं, हमेशा एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन होता रहेगा। क्या मैं अपने लिए कल्टीवेट कर रहा हूं या हेवंस के लिए? मेंग हाउ कुछ देर चुप रहता है। यह सवाल इतना गहरा है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए सोचना भी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मेंग हाउ ने सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का ची कंडेंसेशन मैनुअल पढ़ा है और परफेक्ट फाउंडेशन का मेथड भी जानता है, वो उन चीजों पर सोच रहा है जो नॉर्मली स्पिरिट सेवरिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स ही सोच सकते हैं। जब मेंग हाउ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचता है तब बाहर रात का समय है। 7 कल्टीवेटर्स स्पिरिचुअल एनर्जी को चर्निंग देखते हैं, फिर उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां मेंग हाउ वैली में है। कोई बोलता है, क्या हो रहा है? दूसरा बोलता है, सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस डायरेक्शन में क्यों जा रही है? ऐसे ही मटरिंग करते हुए 7 लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं उनके शरीर कांप उठते हैं। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है, जैसे किसी भी पल उनके शरीर से निकल जाएगी। वो सब शॉक में रुक जाते हैं, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। उन लोगों के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत दूर की चीज है। उनके दिमाग में यह आता ही नहीं कि कोई इस वैली में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव कर सकता है। सब शॉक में चुप हो जाते हैं, सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं कि वैली में कुछ अजीब हो रहा है। क्योंकि वो पास नहीं जा सकते, बस गेस कर सकते हैं। प्रूव या डिसप्रूव कुछ नहीं कर सकते। टोड गीजर गहरी सांस लेता है, आंखें छोटी करता है। मुझे लग रहा है वैली में कोई जबरदस्त पावर है जो हमसे बहुत ज्यादा है। दूसरा बोलता है, काश हम और पास जा सकते। पता नहीं क्या हो रहा है। अगर मैं और पास गया तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खिंच जाएगी। तीसरा बोलता है, पिछले 2 साल में स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। अब फिर से कुछ हो रहा है। साथों एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, मन में अलग अलग सोच के। अंदर केव में मेंग हाउ सिर उठाता है, आंखों में चमक है। अगर उसने परफेक्ट फाउंडेशन का ग्लिम्स नहीं देखा होता तो शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब उसने उसको महसूस किया, फिर वो छिन गया, तो उसकी चाहत और भी बढ़ गई है। वो सोचता है, परफेक्ट फाउंडेशन। उसकी आंखें चमक उठी हैं। वो खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्लीव फ्लिक करता है। मिस्ट एक छोटा फ्लैग बनकर उसके हाथ में आ जाता है। वो उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लो करता है और फ्लैग एक ब्लैक बीम बनकर उसके मुंह में चली जाती है। की कंडेंसेशन में वो फ्लैग सिर्फ पैसिव यूज कर सकता था, लेकिन अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में वो उसको रिफाइन और कंट्रोल कर सकता है नए तरीके से। मेंग हाउ खुश होकर अपने आप को फील करता है, आंखों में सेटिस्फैक्शन है। वो सोचता है, सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर के ची कंडेंसेशन मैनुअल से एक दूसरा कोर सी भी बन सकता है। जब दूसरा कोर सी ची कंडेंसेशन से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में जाता है तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। मेरे लिए शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्राई तो कर ही लेता हूं। उसकी आंखें चमक रही हैं। वो दोबारा क्रॉस लेगेड बैठ जाता है और मैनुअल विजुअलाइज करता है। कुछ घंटों बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। एक रोर उसके शरीर में गूंजता है। अंदर देखता है तो डाउ पिलर के बाहर एक नया एरिया है, एक वास्ट गोल्डन सी। यह है मेंग हाउ का दूसरा कोर सी। यह टास्क कंप्लीट करके वो हाथ उठाता है। जो बड़ा पत्थर केव को सील कर रहा था वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिर ऐश बन जाता है। मेंग हाउ एक ब्लर ऑफ लाइट बनकर बाहर निकलता है, हवा में तैरता है। वो इमॉर्टल्स केव को देखता है, चेहरे पर मुस्कुराहट है।
ची कंडेंसेशन स्टेज में अगर वो ऐसे फिंगर लिफ्ट करता तो रॉक नहीं टूट सकता था। अब तो ये एकदम सिंपल है। मेंग हाओ सोचता है, ची कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बीच का गैप आसमान जमीन का है, ये सच है, लेकिन मुझे और भी पावरफुल होना चाहिए था। अफसोस, मेरा डाउ पिलर एक इनविजिबल ब्लेड से क्रैक हो गया। यही है कल्टीवेटर की जिंदगी। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं डाउ पिलर रिपेयर कर पाया तो परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं। उसके लिए मुझे परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाना होगा। सबसे बड़ा सवाल है, यह सिंबल क्या है? उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। वहां एक अजीब ग्लोइंग मैजिकल सिंबल है जो धीरे धीरे फेड हो रहा है। वो उसकी स्किन पर नहीं, अंदर है। देखकर लगता है यह बहुत पहले से था। पहली बार वो इस सिंबल को देख रहा है, समझ नहीं पा रहा क्यों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही ये आया। सिंबल धीरे धीरे गायब हो जाता है। मेंग हाओ फ्राउन करता है। कोई डेंजर फील नहीं होता, बल्कि थोड़ा फेमिलियर लगता है। वो सोचता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो अभी के लिए इस बात को साइड में रख देता है, फिर आसपास देखता है। उसके आसपास मिस्ट है जो उसको पूरी तरह छुपा रही है। अब वो हवा में तैर रहा है, लेकिन जानता है कि अब चाहे तो बस एक थॉट से उड़ सकता है। वो सोचता है कि कंडेंसेशन स्टेज में असली फ्लाइट पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती है। इसलिए बॉडी हवा में सपोर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ मैजिकल आइटम से फ्लाइट होती है। लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में बॉडी में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है कि डाउ पिलर की वजह से बॉडी हवा में सपोर्ट हो सकती है और असली फ्लाइट पॉसिबल है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में टोटल 9 डाउ पिलर्स बनते हैं। 3 पिलर्स, बिगिनिंग पीक 6 पिलर्स, मिडिल पीक 9 पिलर्स, फुल सर्कल। अभी मेरे पास एक पिलर है। मेंग हाओ मिस्ट को देखता है, आंखों में एक्साइटमेंट है। वो प्रिज्मेटिक बीम बनकर वैली के अंदर और नीचे की तरफ शूट करता है। वो सोचता है, यह जगह डीमन सीलिंग जेड की वजह से रिएक्ट हुई थी। तब मेरी कल्टीवेशन बेस कम थी, इसलिए सर्च नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुझे केयरफुल रहना है। लेकिन अब मेरी टैलेंट और पावर इतनी है कि कुछ क्लूज ढूंढ सकता हूं। उसकी आंखें चमक रही हैं। वो मिस्ट को चीरते हुए नीचे जाता है। 2 वुडन सोर्ड्स निकल आती हैं, उसके आसपास घूम रही हैं। अब वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है तो सोर्ड्स भी थोड़ी अलग फील हो रही हैं, लेकिन वो अभी उन पर ध्यान नहीं देता। सीधा नीचे की तरफ जाता है, ये देखने की ये जगह असल में है क्या। जब मेंग हाओ लगभग 300 मीटर नीचे पहुंचता है, उसका डीमन सीलिंग जेड बैग ऑफ होल्डिंग में ग्लो करने लगता है। मेंग हाओ उसको निकालता है, हाथ में पकड़ लेता है। वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। नीचे जाते जाते मिस्ट और भी थिक और कोल्ड हो जाती है। अब वो मिस्ट थोड़ी सिनिस्टर लग रही है, लेकिन मेंग हाओ अब सी कंडेंसेशन स्टेज का नहीं था। अगर होता तो शायद ये टेम्परेचर उसकी बॉडी तोड़ देता। आधा इंसेंस स्टिक जलने जितना समय लगता है और इतनी ठंडी हो जाती है कि लगता है जैसे ब्लेड स्किन पर लग रही हो। आखिर उसको वैली का बॉटम दिखाई देता है। यहां कोई वेजिटेशन नहीं, सिर्फ मिस्ट ही मिस्ट है। वॉली के फ्लोर पर बर्ड्स और बीस्ट की हड्डियां बिखरी हुई हैं। सब कुछ शांत है। मेंग हाओ ध्यान से आसपास देखता है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। आखिर उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो एक ऐसी जगह देखता है जहां मिस्ट नहीं है। वो है एक केव का मुंह, लगभग 9 मीटर चौड़ा। केव के एजेस थिक अर्थ से बने हैं जो फ्रीज हो चुकी है। अंदर कितनी गहराई है पता नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। आइसी कोल्डनेस केव से निकलकर मिस्ट बन जाती है। केव के अंदर एक कोने में एक डार्क रेड रोप स्ट्रेच हो रही है और कुछ भी नहीं है। अब मेंग हाओ के हाथ का डीमन सीलिंग जेड और भी ब्राइट ग्लो करता है। लगता है जैसे कुछ उसको बुला रहा हो कि वो इस मिस्टीरियस एंडलेस केव में आए। कौन जाने अंदर क्या छुपा है। मेंग हाओ थोड़ी देर हेजिटेट करता है, केव को देखता है, फिर वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है। एक फ्लाइंग सोर्ड निकालता है जो एक लाइट बीम बनकर केव के अंदर चली जाती है। मेंग हाओ ध्यान से सुनता है। जल्दी ही एक आवाज आती है जैसे मेटल पत्थर से टकरा गया हो। मेंग हाओ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो सोचता है ये एंशंट केव लगभग 2500 मीटर डीप है। वो आगे बढ़ता है, केव के मुंह पर रुक जाता है। थोड़ी देर सोचता है, फिर ग्लोइंग जेड स्लिप को देखता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है। कई आइटम्स निकल आते हैं। ब्लैक नेट बाहर निकालता है, साथ ही 7-8 फेदर्स भी। वुडन सोर्ड्स उसके आसपास घूम रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वस फील करता है। वो अपनी जुबान काटकर लाइटनिंग फ्लैग निकालता है जो एक लाइटनिंग फील्ड मिस्ट बनकर उसको सराउंड कर लेती है। अपने मैजिकल आइटम से घिरकर मेंग हाओ केव के अंदर चला जाता है।